हेलो दोस्तों, मैं गगन एकलव्य चैनल से शुरू कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट 2। एक स्टेटमेंट हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं इस एक्ट में। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। इस पर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसको डिफाइन करें। तो एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ, वाई ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट जो है वो एक बहुत ही वाइडर टर्म है, बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। अग्रीमेंट इज सिंपली कि आपने किसी को कुछ ऑफर किया और उसने वो एक्सेप्ट किया, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो, एक अग्रीमेंट हो गया। बट ये जरूरी नहीं है कि हर अग्रीमेंट एक लीगल ऑब्लिगेशन पैदा करे। कुछ जगह पे सिर्फ एक सोशल ऑब्लिगेशन होता है। जैसे मैंने अपने दोस्त को बोला, हाँ भी चलो कल सुबह वॉक पे चलेगा। उसने कहा हाँ भी चलूंगा, चलो। सुबह मैं उसको फोन कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा। कुछ होते हैं दोस्त, आपके भी होंगे ऐसे, मेरे तो बहुत हैं। तो अब क्या मैं उस पर केस कर सकता हूँ? अबे भाई, तूने तो प्रॉमिस किया था यार, तू वॉक पे चलेगा, तू तो चला ही नहीं। तो द आंसर इज नो। ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है जी। तो बट अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल बाइंडिंग पैदा करता है जो अग्रीमेंट में नहीं होता। अग्रीमेंट इज जस्ट अ सोशल ऑब्लिगेशन। सो अगर हम बात करें अग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट प्लस सोशल ऑब्लिगेशन इज इक्वल टू सिंपल अग्रीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल अग्रीमेंट्स विच द पार्टीज डिक्लेयर not to be binding do not constitute a contract. They may be just honored pledges and express stated to outside the jurisdiction of the court. जो रेफरेंस केस है दैट इज रोज फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रॉम्पटन ब्रदर्स 1925। ठीक है जी। सो ऑल ऑब्लिगेशंस आर ऑल्सो डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया, कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस हमारी होती हैं जिसको डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस भी बोलते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जो होने ही चाहिए। सो क्या चीज़ें हैं जो एक वैलिड अग्रीमेंट बनाती हैं? तो द टॉपिक इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not hereby expressly declared to be void. तो इसमें जितनी भी टर्म्स हमने पढ़ी हैं उन सबको एक बार डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के। सो फर्स्ट एलिमेंट इज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मीन्स प्रपोजल हो, ऑफर हो और उसका एक्सेप्टेंस हो। सो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि अग्रीमेंट जो है वो डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2H में। तो वो अब हमारे को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है जी। सो an offer or proposal by a party and an acceptance of
that offer by another party is called an agreement. अब अग्रीमेंट डिफाइन कैसे किया हुआ है हमारे एक्ट में, और ये है सेक्शन 2E. एवरी प्रोमिस और every set of promises forming consideration for each other. ये है अग्रीमेंट की डेफिनेशन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, हमारे एक्ट में. The acceptance of the offer must be according to the mode prescribed and must be communicated to the proposer. Further, the intention of the agreement must be to create legal relationship between the parties. ठीक है जी. सो लीगल रिलेशन बनाने के लिए आप कर रहे हैं. लीगल बाइंडिंग अगर होगी तभी दोनों पार्टीज के बीच में, तभी वो आगे हो सकता है. सोशल या फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो हैं वो लीगल बाइंडिंग में नहीं आते. सो पहला तो हुआ कि हाँ एक अग्रीमेंट होना चाहिए. दूसरा हुआ कि वो लीगली बाइंडिंग होना चाहिए. ये सेकंड चीज हो गई. थर्ड इज फ्री कंसेंट. अब फ्री कंसेंट क्या होता है? अब मान लीजिए मैंने किसी को बोला कि भाई आपके घर के बाहर जो है, मान लीजिए कोई बम मिलता है और पुलिस वाले आके आपको उठा लेते हैं कि आपके घर के बाहर बम मिला है, और आप एक्सेप्ट करो कि ये आप ही ने रखा है, और 10 पुलिस वाले आपको घेर के आपके बिल्कुल आपके माथे पे बंदूक लगा के खड़े हैं कि भैया आप एक्सेप्ट करो नहीं तो गोली मार देंगे आपको. तो उस मौके पे आप अपनी जान बचाने के लिए बोलते हो हाँ भैया मैंने ही करा है, और आप वो जो कन्फेशन है उसको साइन कर देते हो. इस तरीके के कोई भी कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि उस वक्त आपने अपनी जान बचाने के लिए वो कंसेंट दिया है, तो वो किसी भी तरीके से लॉ में वैलिड नहीं है. तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ होती हैं जब हम फ्री कंसेंट पढ़ते हैं कि हाँ मिस रिप्रेजेंटेशन हो या मिस्टेक हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो. तो अगर किसी भी तरीके से आपका कंसेंट फ्री नहीं, आपसे जबरदस्ती की गई है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है जी. सो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि देयर हैज टू बी फ्री कंसेंट. तो ये सब जो दिए हुए हैं, कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, और इनमें से कुछ भी है तो हम उसको फ्री कंसेंट नहीं बोलेंगे. कंपिटेंट पार्टीज. अब अगर मान लो एक 5 साल का बच्चा आपके पास आता है और बोलता है कि मान लीजिए आपने अपने मोबाइल की ऐड डाली थी OLX में कि मैं अपना मोबाइल बेच रहा हूँ, और वो 5 साल का बच्चा आया, आपको वो कीमत देना चाह रहा है जितने भी आप अपना मोबाइल की मांग रहे हैं, और कह रहा है वो मोबाइल मुझे दे दो. तो आप कहोगे पता नहीं कहाँ से पैसा लाया है, किसका पैसा है, क्या नहीं है, कौन है बच्चा ये कौन नहीं. आप कहोगे ठीक है भैया मैं आपको मोबाइल दे दूंगा, आप अपना मम्मी पापा को लेके आओ, किसी बड़े को लेके आओ साथ में. वो बहुत छोटा है, अब पता नहीं कहाँ से लेके आया, पैसा कहाँ से नहीं लेके आया, तो आप उसके साथ डील नहीं करते हैं. आप बोलते हैं ठीक है जी अपने गार्जियन को लेके आओ, पेरेंट्स को लेके आओ. सो ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट. So, in India, a person who has not completed his 18 years of age, is considered to be minor. अब माइनर को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए नहीं है. उसका कोई ना कोई, अगर उसका कोई गार्जियन है जो उसके साथ है तो वो एंटर कर सकता है, बट विदाउट गार्जियन ही कैन नॉट. सेकेंड पर्सन है कोई पर्सन ऑफ इनसाउंड माइंड. लुनेटिक बोल सकते हो, इनसेन बोल सकते हो. पर्सन ऑफ इनसाउंड माइंड जो बेसिकली टर्म है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई शराब के नशे में है, ठीक है, या पागल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है.
who is of sound mind. Any lunatic can enter a lunatic can enter into binding contract during his lunatic interval is not admissible. थर्ड जो इसमें कंडीशन है कंप्लीटेड पार्टीज में वो है if there is any person who is declared as disqualified from contracting by the law. किसी आदमी को जैसे मान लीजिए कोई इंसॉल्वेंट हो गया है कोई आदमी, उसको लॉ ने बोला नहीं भैया ये तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लायक ही नहीं है, या फिर कोई आदमी है जो प्रिजनर है जेल के अंदर बैठा है, उसको लॉ बोलता है जी भैया ये कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल नहीं है। अगर लॉ ने उसको बोला है तो वो डिस्क्वालिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी है तो वो बंदा डिस्क्वालिफाइड है, उसके साथ अग्रीमेंट नहीं कर सकते। अदरवाइज कोई भी बंदा नॉर्मल साउंड माइंड का बंदा जो 18 ईयर से ऊपर का हो, जिसको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई ना किया हो, वो पर्सन एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लॉफुल कंसिडरेशन। अब अगर मैं किसी को बोलता हूं कि भाई सुपारी दे रहा हूं, उस बंदे को जाके मारो, और मैं आपको 50,000 रुपये दे रहा हूं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? द आंसर इज नो, बिकॉज जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है। मैं उसको मारने के पैसे दे रहा हूं, इवन जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल नहीं है। ठीक है जी। सो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट, यहां पे भी वही है कि अगर पर्पस ही आपका इलीगल है तो वो लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है। मैं किसी को बोलता हूं हाँ भाई चलो बैंक रॉबरी करते हैं, जो कुछ पैसा होगा वो 50-50, तो वो जो बैंक रॉबरी जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है, और वो पूरा पैसा लेके भाग गया मान लो, मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ उसने मुझे डिच कर दिया या उसने जो प्रॉमिस अपना फुलफिल नहीं करा। नहीं, जो ऑब्जेक्ट है वही इलीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसी तरीके से वैलिड ही नहीं है। उसके बाद है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब हमारे इंडिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कानून ने बोल रखी है हाँ भैया ये तो वॉइड है, सीधा सीधा ये वॉइड है। ये चीज होनी, जैसे मान लीजिए माइनर की शादी, पता नहीं इंडिया में शायद मेरे ख्याल से वॉइड ही है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी अगर आप अग्रीमेंट करते हैं तो वो वॉइड ही होगा। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको सूरज पे, सन पे एक प्लॉट काट के दे रहा हूं, अब ये बताओ इस चीज की पॉसिबिलिटी कितनी है? ना के बराबर। अगर मैं आपको बोलता हूँ ठीक है भाई मैं आपको मार्स पे, मंगल ग्रह पे प्लॉट काट के दे रहा हूँ, तो एक बार को फिर भी हो सकता है, क्योंकि एलन मस्क जैसे आपको पता है कि हाँ स्पेस एक्स वाले वो तो पहले ही बोल चुके हैं मैं मंगल पे जो है इंसानी कॉलोनी बसाने वाला हूँ, तो उसकी ठीक है रिमोट पॉसिबिलिटी है। बट सूरज पे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इतनी हीट में कैसे रह सकते हो, नहीं है। सो अगर इस तरीके का कुछ भी चीज उस कॉन्ट्रैक्ट में है जो सर्टेन है ही नहीं, जिसकी पॉसिबिलिटी ही ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो वो अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। देन द लास्ट पॉइंट इज कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज। अगर कोई ऐसी डीलिंग है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बोलता है कि भैया ये लीगल फॉर्मेलिटीज उसके लिए फॉलो करनी ही करनी है। ओके, होता क्या है बेसिकली हमारा जो अग्रीमेंट है इट कैन बी ओरल और रिटन, बट इन सम केसेस लॉ ने बोला हुआ है कि इट हैज टू बी रिटन, और ये प्रॉपर आपको फॉर्मेलिटीज पूरी पूरी करनी है। फॉर एन एग्जांपल, मैं अपनी एक कार आपको ट्रांसफर करता हूं, तो वो आरसी जो है वो ट्रांसफर करने का एक प्रॉपर एक फॉर्मेलिटी है,
वो पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर वो चीज़ नहीं, अगर प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रॉपर उसकी आप रजिस्ट्रार के पास जाके उसको कराते हैं। तो अगर वो नहीं कराया तो वो एनफोर्सेबल नहीं है, अगर आपने वो लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं करी। सो दीज वर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये नहीं है तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है गाइस, आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।